आपने पलायन का विषय उठाया और मुझे लगता है ये एक भ्रम सब दूर होगा। पलायन आज भी कुछ मायने में वास्तविकता तो है, कई जिलों में कई इलाकों में है। ये पूरी 100% मजबूरी के कारण ही है कि इसमें कुछ इच्छाओं का भी पुट आता है अब आजकल। तो शिवगंगा अभियान जब शुरू हो गया तब हमने इमेज वर्सेस रियलिटी के बाहर से जो भी लोग सद्भावना से वहाँ काम करना चाहते हैं उनको वहाँ ले जाना, गांव में रहना। पैसे के कारण काम नहीं करते, मजबूरी में करते हैं, वो तो स्वयं अपना करना चाहते हैं। नौकरी में दूसरी मानसिकता रहती है कि हमने कहा तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो एक मानसिकता बनी कि अब आप नौकर बन गए हो तो स्वत्व छोड़ दो, स्वत्व नहीं छोड़ते। अभी भी कहीं ना कहीं उस समाज के बीच में ये शक्तियां सक्रिय तो हैं। कौन सी? जो धर्मांतरण वगैरह के विषयों पर प्रयत्न करती हैं, और एक नैरेटिव खासकर कुछ युवाओं में कि हम कुछ हिंदू भाव से अलग हैं, ये भी चलाने का प्रयत्न करा गया। ये कैसे चला पाते हैं और इनसे पार पाने के रास्ते क्या हैं? सत्र का जैसे शीर्षक दिया गया, जनजातीय समाज के बीच भ्रम और वास्तविकता। सामान्य जिज्ञासा अभी जब आपका परिचय भी देख रहे थे तब भी ये सभी के मन में आई होगी, मेरे मन में भी थी कि संघ के प्रचारक रहते हुए, विद्या भारती के भी दायित्वों पर रहते हुए झाबुआ गए और फिर उन्होंने जैसे कहा कि आपने कभी झाबुआ छोड़ा ही नहीं, तो क्या वो एक प्रेरणा थी जिसे हम कहें जहां पहुंचकर आपको लगा कि अब यही है, अब यही काम मैं करूंगा? तो वो प्रेरणा क्या थी आपके व्यक्तिगत जीवन में? सभी को नमस्कार। प्रेरणा तो संघ की ही थी। मुझे संघ में प्रचारक के नाते वनवासी कल्याण परिषद में दायित्व दिया था, प्रांतीय महामंत्री का। हमारा जो कार्य क्षेत्र था उसमें सबसे अधिक वनवासी इंदौर संभाग में थे, और इंदौर संभाग में भी झाबुआ उस समय एक जिला था, अब 2 हो गए हैं। तो उसमें 87% जनजाति समाज रहता था। हमारा केंद्र भोपाल था, तो भोपाल से आने में अधिक समय लगता था, तो बीच में हमने कुछ कार्यालय इंदौर बनाया, पर इंदौर से भी जाने में उस समय 5 से 6.5 घंटे लगते थे। तो ऐसा विचार आया कि आना ही जाना है और सर्वाधिक यहीं रहते हैं तो यहीं रह के करना चाहिए। और जब मुझे दायित्व दिया तो सदानंद सप्रे जी तब प्रांत कार्यवाह थे, माननीय सुरेश जी सोनी थे। उन लोगों का तो अपेक्षा थी ये कि जनजाति समाज के अंदर रह के काम किया जाए, क्योंकि केवल संगठनात्मक काम करना उससे ये काम होगा नहीं। तो ये संघ के अंदर समाज का काम गहराई से करना, समाज को समझ के करना, समाज में रह कर के करना, उनके साथ घुल मिल के करना, तो ये प्रेरणा यदि है तो वो तो संघ की ऐसी थी। वो दायित्व था मेरा, उस दायित्व के कारण मुझे वो सौभाग्य मिला वहाँ काम करने का, और वहीं रह कर के काम करने का एक दूसरा कारण बना कि वहीं क्यों रहा जाए। 2002 में हिंदू संगम हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। सभी इंदौर संभाग के कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा गया था, और वो 6 महीने, कोई 1 महीने रहा था। और उस समय मध्य प्रदेश में शासन दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। पता नहीं उनको क्यों लगा, उसका भयंकर विरोध किया उन्होंने। तो जब हम झाबुआ में काम कर रहे थे तो उसमें बहुत केस लगे थे, मतलब पूरे इंदौर संभाग के लोगों को ये का आयोजन ना हो इसके लिए। तो वहाँ के जो भील जनजाति के लड़के थे उन्हें भी बहुत डराया जाता था। वहाँ विधायक वो थे, सांसद थे, सभी लोग मिलके बोलते थे कि तुम इसमें मत जाओ, ये खराब लोग हैं, तुम्हें धोखा देंगे। फिर भी उस अभियान में हनुमान जी का फोटो हर घर लगाना था, तो वो डरे नहीं। जब नहीं डरे और हिंदू संगम हुआ, वो बड़ा अभूतपूर्व रहा। तो उस समय 34 खंड थे वहाँ पर, तो ऐसा भाव बनता था कि सभी 34 खंड का ये काम स्थायी रूप से किया जाए। अब बाकी जो विस्तारक कार्यकर्ता थे, पूर्णकालिक बन के आए थे समय देकर, वो तो वापस चले गए, और मैं तो दायित्व ही था मुझे। तो हमने उस झाबुआ विकास खंड को वैसा केंद्र बनाया कि ये जो युवा मिल गए हैं 18 से 35 साल के, हर गांव में 250-300 युवा थे,
उन युवाओं के मन में कोई भय नहीं था, सरकार से भय नहीं था, डरते नहीं थे वो। तो हरजी चौहान उस समय विभाग कार्यवाह भी थे और वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने कहा ये जो युवा शक्ति है, इसे, ये निर्भय शक्ति है भारत की, ये समाज का काम करे, ये हमारे लिए शुभ अवसर है, और यदि हमने इसे छोड़ दिया तो ये रह जाएगा। तो फिर उस व्यापक रूप से हर गांव में होने के कारण से उनका सशक्तिकरण वर्ग करना, फिर बार बार मिलना, उनके घर जाना, और कोई माध्यम था नहीं तो सीधा ही घर जाना था। और वो ऐसे जाते जाते क्या था कि बाहर जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो गांव भी अधिक थे, उनका प्रेम भाव भी अधिक था, वो करना चाहते थे, इसलिए फिर वहीं रहने का निर्णय हुआ। और शिव गंगा अभियान की प्रेरणा या उसके पीछे की कुछ कहानी शायद सभी जानना चाहेंगे। वो 2004 में जब हम लोग ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था 2002 के बाद, तो उस समय एक नई बात ध्यान में आई कि अभी भी आती है, पलायन करना ये बात चलती थी। तो वो पलायन का परसेंट बहुत ज़्यादा था, 60% लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आते थे, इंदौर में भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। तो उनसे बातचीत करते थे कि आखिर ये मजबूरी क्या है घर छोड़ के जाने की। तो बारिश आधारित खेती होना, 6 महीने तक के लिए अन्न की व्यवस्था है, लेकिन बाकी 6 महीने के लिए क्या करें, ये उसका कारण था। तो जिन गांव में हमारा सतत संपर्क था, उन्होंने कहा यदि 2 फसल हमको हो जाए, एक बारिश की एक और हो जाए, तो हमें जाना नहीं पड़ेगा। आरोप ये लगता था कि ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, पशु पालते नहीं हैं, लेकिन कारण ये था कि परिवार के साथ जाने से बच्चों की पढ़ाई छूट जाती थी। 6 महीने गए, पढ़ते नहीं थे, माँ बाप के साथ रहना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ, वो परीक्षा दे नहीं पाते थे। प्राइमरी में भी वहाँ पे उपस्थिति की बात होती थी, और पशुपालन में भी वो 6 महीने तक किसी को छोड़ गए, वो भी समस्या थी। माँ बाप को भी दुखी होने की समस्या थी, अकेले रह जाते थे। तो इसलिए फिर उसमें विचार आया कि जल, ऐसा हो सकता है कि गांव में इतना पानी एक फसल हो जाए। तो हमने वो जल का कार्य शुरू किया, और उसका माध्यम बना, वहाँ हलवा एक परंपरा थी, उसमें मिल के काम करते थे, और वो बड़ी जल्दी कर देते थे, कोई पैसा नहीं लेना, घर से आना, काम करना। उसमें ये विषय आया कि पानी रोककर पूरे गांव का दुख दूर कर सकते हैं, और ये अपनी धरती के लिए वो माँ मानते हैं, बाकी लोग केवल कहते हैं, वो मानते हैं। तो माँ प्यासी है, उसको प्यास बुझाना चाहिए। तो उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं जब पानी रोकूंगा, तालाब बनाने में भागीदार बनूंगा, तो इसका पानी मुझे मिलेगा। ये अत्यधिक ऊंची बात थी, उसके कारण से पानी रोकना शुरू हुआ। उस समय वाटर मिशन, राजीव गांधी वाटर मिशन चल रहा था, मध्य प्रदेश शासन ने भी शुरू किया था। तब हरजी ने एक बात रखी कि भौतिक उन्नति के लिए पानी रोकना ये भारतीय परंपरा नहीं। पानी रोकने की परंपराएं, पानी जब जब कम हुआ तो जरूर पुरानी परंपराएं होंगी। तो ऐसी बातचीत में लिखा कि भगीरथ ने भी तो किया था ये काम, और तो भगीरथ के काम करते समय कौन सा भाव था, कैसे वो लोग काम करते थे। तो 2004 में हम लोग ये विचार कर रहे थे, 5 में ये नाम इसका ऐसा किया कि ये जो जल रोकने का अभियान है, जिसका नाम था एक जल अभियान एक जन अभियान, इसी नाम से पत्रक बनाए जाते थे। शिव गंगा उसमें नाम आया जाए तो पूछा कि परोपकार की परंपरा भगीरथ की है। भगीरथ ने क्या कहा, शिव जी गंगा अवतरण, तो इसलिए उसका नाम किया शिव गंगा जल अभियान। तो ये जो शिव गंगा का नाम है, ये 1 साल बाद आया जी। जल रोकने के साथ मध्य प्रदेश में अनिल जी दबे थे, वो उस समय इसका मध्य प्रदेश शासन में, तो उन्होंने फिर जलाभिषेक किया था मध्य प्रदेश शासन में। ये किसी भी भारत में सरकारी संस्था में भक्ति भावपूर्ण कोई नाम होना चाहिए। 2006 में उन्होंने उसका नाम जलाभिषेक बताया था, वो भी एक अच्छा नाम था।
और ये शिवगंगा था, उसमें पूजनीय जो सरसंघ चालक थे तब सरकारवा थे, वो आए थे उसमें। 2006 की जल संसद हमने की थी, उसी समय ये नाम हुआ शिवगंगा। वो वनवासी कल्याण परिषद का एक अंग था, कोई अलग नहीं था। वनवासी कल्याण परिषद के अंदर शिवगंगा वनांचल सशक्तिकरण ऐसा नाम। आपने पलायन का विषय उठाया और मुझे लगता है ये एक भ्रम सब दूर होगा। पलायन आज भी कुछ मायने में वास्तविकता तो है, कई जिलों में कई इलाकों में है। क्या ये जो पलायन की जो वृत्ति है उस पूरे क्षेत्र में, ये पूरी 100% मजबूरी के कारण ही है कि इसमें कुछ इच्छाओं का भी पुट आता है आजकल? उसमें दोनों ही बातें हैं, मजबूरी भी है और व्यापार की भावना भी है, लेकिन मजबूरी वाला जो भाग है वो बड़ा है। मजबूरी एक तो वर्ष भर के लिए आमदनी की कमी, बारिश आधारित, फिर फसल से उतना घर चलता नहीं, महंगाई, कोई भी सामान लेना हो तो उनकी वो मक्का बेच करके उतना पैसा नहीं आता, तो एक तो उसके कारण मजदूरी करना, दूसरा ये घर ही नहीं चल सकता। तो शब्द पलायन तो अच्छा नहीं है। पलायन का अर्थ तो एक प्रकार से भागने की प्रवृत्ति है। पलायन कर दिया तो रण छोड़ भी नहीं कहना चाहिए, सामाजिक संघर्ष से भागना पलायन, तो ऐसा तो वहाँ नहीं है। वहाँ बहुत विषम परिस्थितियों में भी वो कहीं भीख नहीं मांगते, किसी से नहीं मांगते। पैसा ब्याज से लेंगे, तो जब वो ब्याज नहीं पटा पाते तो उनके बेटे के हिस्से में वो ब्याज आ जाता है। 5 बेटे हैं तो तुम्हारे हिस्से में इतना है, वो भी फिर उसको करते हैं, ऐसे पीढ़ी तक भी चलता है वो। तो पलायन शब्द थोड़ी हुआ, ये तो संघर्ष रहा, पर प्रचलित शब्द पलायन है। वो पुरुषार्थ के कारण से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोटा तरफ और भोपाल, इंदौर बड़े शहरों में करते थे। तो वो पलायन में जो मजबूरी थी, मजबूरी वाला हिस्सा समाप्त हो जाए, ये हम लोगों की भावना थी। व्यापार करके कहीं जाना, नौकरी के लिए जाना, ये कोई बुरी बात नहीं, पूरा देश में जा सकते हैं, जाते रहे लोग। लेकिन मजबूरी में मुझे कल क्या खाऊंगा, बारिश के समय कैसे 3 महीने तक कैसे मेरा घर चलेगा, ये मजबूरी होते ही एक सामाजिक चिंता की बात थी। वास्तव में वो पलायन यदि हो रहा है तो उसमें तो हम बोलते थे इंदौर का भी योगदान है इसमें। धार तो नहीं लेते थे नाम, क्योंकि धार झाबुआ तो एक सा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन इंदौर बड़ा शहर है, उनको ज़रूर ऐसे बैठकों में बात करते थे कि हमारे पास में इंदौर है, ये हमारा दायित्व है, छोटे भाई यदि मुसीबत में है तो हम उनको इस मुसीबत से उबार सकते हैं, और फिर उनके सामने ये मजबूरी ना रहे, यही हमारे आनंद का विषय रहना चाहिए। सब एक मुझे लगता है सभी की जिज्ञासा होगी, ये प्रश्न बार बार आता है, और इसी पलायन वाले विषय को ही आगे देखते हुए, जैसा भी आपने कहा कि घर चलाने की समस्या या मुसीबत, जो इकोनॉमिक या आर्थिक मौके, अपॉर्चुनिटी हैं उस पूरे क्षेत्र में, वो पूरे क्षेत्र में सभी को शायद ये लगता है कि संभव ही नहीं है। ज़मीनें चूँकि नहीं ली जा सकती, सारी जनजाति भाइयों की ही ज़मीनें हैं, तो इसलिए कोई इंडस्ट्री लाना भी संभव नहीं है, या खनन वगैरह कुछ होता होगा तो वो भी संभव नहीं है। तो किसी भी तरीके से उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होना ये बड़ी टेढ़ी खीर मानी जाती है। ये भ्रम है, इसमें सच्चाई कितनी है, या इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? अभी जो अपना विषय है ये बात उससे संबंधित है, इमेज वर्सेस रियलिटी, कि जो हमारे बीच में भ्रम बना वो बहुत कुछ तो इसलिए बना कि सुन करके बना, देखा किसी ने नहीं है। और जब कोई देखता नहीं है तो जिसने कहा उसके प्रति अविश्वास क्यों किया जाए, उसने क्यों बोला होगा। उस विश्वास के कारण जो कह रहा है उसके प्रति विश्वास है, वो झूठ क्यों बोलेगा। और उस व्यक्ति का भी एक्सपोजर नहीं, वो भी सुना हुआ है। ऐसे सुन करके उनके प्रति धारणा जो बनी वो ऐसी बनी कि ये पुरुषार्थी नहीं है, अकर्मण नहीं है, चाहते नहीं है, दूसरा करे उसको लूट करके खाने की इच्छा है, बैठे रहते हैं, ये भ्रम बन गए। तो ये तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है
क्योंकि ये तो आंखों से दिखाई देता है। तो शिवगंगा अभियान जब शुरू हो गया तब हमने इमेज वर्सेस रियलिटी के बाहर से जो भी लोग सद्भावना से वहाँ काम करना चाहते हैं उनको वहाँ ले जाना, गांव में रहना। और गांव वालों को भी ऐसे कई बार हुआ कि हमने इंदौर में 7-7 दिन का वर्ग लगाया, सभी प्रकार के लोगों से उनका संवाद किया। दोनों तरफ से भ्रम थे। शहरी व्यक्ति के प्रति उनमें ऐसा लगता है ये हमको सब प्रकार से शोषण कर रहा है, सब प्रकार से हमारी उपेक्षा कर रहा है। शहर के प्रति तो नफरत थी भयंकर, लेकिन वो नफरत दिखती कैसे थी? बाजार में सामान लेने गए तो नफरत प्रकट करने का कोई कारण नहीं, बस में बैठ के गए तो नफरत प्रकट करने का कारण नहीं। नफरत प्रकट होती थी उनके अपने गांव में, और वो नफरत के कारण से इतनी गहरी दूरी थी कि शहर और गांव के व्यक्ति कभी आपस में मिल बैठ जाएं तो अभी भी ये शब्द चलता है, ये अपना ये पराया है। भ्रम दूरी के कारण से मैं जब वनवासी कल्याण परिषद में पहली बार गया तो हिंदू साधु संत कोई जाता नहीं था, हिंदू प्रचारक कोई जाता नहीं था। तो एक गांव में मेरा परिचय ये कराया, लोगों ने कहा कौन है? तो वो जो मेरे साथ में थे वो बताना चाह रहे थे कि ये बड़े त्यागी हैं, घर छोड़ के घूम रहे हैं, अपना नहीं सोचते, हमारे बीच में सोचते हैं। तो लोग समझ नहीं रहे थे, भील ही भील थे, माताएं बहनें थी। तो उन्होंने कहा ऐसा समझ लो कि ये हिंदू पादरी है। बस 100 लोगों ने ताली बजा दी। तो मुझे तो ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई। मतलब भारत के इतने सन्यासी, इतने सामाजिक कार्यकर्ता, और उनकी यहाँ कोई इमेज नहीं है। और जब उन्होंने कहा ये हिंदू पादरी है, आनंद आ गया सब महिलाओं में। तो ये हम सोच सकते हैं कि उन्हें समाज के प्रति, त्याग के प्रति, भले ही वो त्याग पादरी में देख रहे थे, लेकिन हमारे साधु संतों का उन्होंने देखा नहीं था, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संघ के प्रचारकों का त्याग नहीं देखा था। हम प्रचारक थे, हमारा प्रचारक ये नहीं देखा था। तो उनकी तरफ से भी और नगर के लोगों की तरफ से भी कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे जमीन है तो जमीन में बहुविध अन्न पैदा होता है, बहु अन्न उत्पादक वो भूमि है, पथरीली है पर वो पुरुषार्थी है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ हो नहीं सकता। लेकिन उनकी मजदूरी करने का जो ढंग है और हम जिस तरह से अपने घरों में नौकरी कराते हैं, मजदूरी रखते हैं, उस मानसिकता में अंतर है। उसके कारण से वो इंडस्ट्री में, इवन किसी के घर में, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें कोई वहाँ के गरीब लोग दे दो, वो काम नहीं करते, क्योंकि उस मानसिकता में ऐसा स्वतंत्र चेतना का काम है कि वो डरते नहीं हैं, पैसे के कारण काम नहीं करते, मजबूरी में करते हैं। वो तो स्वयं अपना करना चाहते हैं। नौकरी में दूसरी मानसिकता रहती है कि हमने कहा तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो एक मानसिकता बनी कि अब आप नौकर बन गए हो तो स्वत्व छोड़ दो, स्वत्व नहीं छोड़ते वो। इसलिए इंडस्ट्री में काम करना, विश्वविद्यालय में काम करना, घरों में काम करना, किसी दुकान पे लगातार काम करना। तो नौकरी करने का मूल है स्वत्व नहीं होना चाहिए, तो ही कर सकते हो, क्योंकि स्वत्व पल पल पर वहाँ कराता है जी। और वो अपने स्वत्व को कराने नहीं देना चाहते। अब ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने कहा कि ये उद्योग नहीं पनप सकते क्योंकि ये सहयोगी नहीं बन सकते। तो वो हमारे समझबूझ के कारण कि वो स्वत्व को बना के रख के जब वो काम करते हैं तो उनके मुकाबले सहयोगी कोई नहीं रहता। ये भ्रम है। वो सहयोगी हैं बहुत अच्छे, पर स्वत्व को यदि आपने चोट पहुंचाई तो बीच में छोड़ के चले जाए। फिर आप कहोगे यदा कमिटमेंट इसने तोड़ दिया। कमिटमेंट नहीं तोड़ा आपने, कमिटमेंट को उसकी स्वत्व लेने की कीमत वो बहुत बड़ी है, वो नहीं दे सकता। ये बात है। अभी भी कहीं ना कहीं उस समाज के बीच में ये शक्तियां सक्रिय तो हैं। कौन सी? जो धर्मांतरण वगैरह के विषयों पर प्रयत्न करती हैं, और एक नैरेटिव खासकर कुछ युवाओं में कि हम कुछ हिंदू भाव से अलग हैं, ये भी चलाने का प्रयत्न करा गया। ये कैसे चला पाते हैं और इनसे पार पाने के रास्ते क्या हैं? अब ये जो मैं उत्तर दूंगा ये मेरा उत्तर है जी। और वो उत्तर ये है कि हिंदू समाज का जो सवर्ण समाज वहाँ रहता है वो दोषी है,
वो अपने अंदर जो व्यवहार करता है उनके साथ, वो जिस तरह से भी करता है, दुकान पर करता है, बाजार में करता है, बस में करता है, जहाँ जहाँ उनका मेल होता है, आंखों से करता है, देख के करता है, हिल डुल के करता है, वो उन्हें धकेलता है और वो समझते हैं कि इनके साथ नहीं रहना। और उसी समय समझो कि आपके पिता माता ने अच्छी भावना से बच्चे को डांट दिया और पड़ोसी ने उसका लाभ लेना चाहा और बोल भी दिया, अरे तुम्हारे माँ बाप को तो मैं जानता हूँ, तो वो बच्चे की सहानुभूति उतर जाती। फिर किसी और ने भी बोल दिया, तो बच्चे के हितैषी माँ बाप हैं, ये उसके दिमाग से चला जाता है और वो दुश्मन की गोद में बैठ जाता है। तो ये तो हिंदू समाज का जो सवर्ण बुद्धिमान समाज है, उसे समझने की ज़रूरत है कि उसने उसे धकेल दिया। ये कहना कि वो गरीब था, लोभ लालच में आया, लोभ लालच में ज़्यादा तो एक भी व्यक्ति नहीं बनता, ना वो लोभ थे ना डर थे। दिग्विजय सिंह ने कितना डर पैदा किया, कितने पैसे बांटे, अभी भी लोग बांटते हैं। भीलों को लुभाया नहीं जा सकता, लालच में नहीं डाला जा सकता, वो तो धर्म के ऊपर बलिदान करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रेम, कहते हैं ना कमल का फूल और भौरा, जो भ्रमर होता है वो लकड़ी काटता है, लेकिन वही भ्रमर कमल के अंदर कोमलता से रात भर बैठा रहता है। कहते भाई निकल क्यों नहीं रहा, पीड़ित क्यों, तो उसकी कोमलता। तो वो पादरी यहाँ आते हैं और हिंदू समाज की कमियों से वो खूब बखूबी परिचित हो गए हैं और उस कमी का वो भरपूर लाभ लेते हैं। ये है मेरा, ये मैं इससे और किसी से, मेरी अनुभूति है कि यदि उनका हुआ तो 80 से 90% योगदान इस मनोवृत्ति का है। और ये अभी भी नहीं करते, उनके प्रति वो दया करेंगे, कंबल दे दो, रोटी दे दो। जो हाथी को भोजन करा सकते हैं वो भी चींटियों को दाना खिला के खुश हैं। और चैरिटी से वो काम नहीं हो सकता, कंबल बांटने से। वो तो बच्चे की तरह इतनी बड़ी भारत की तेजस्वी शक्ति कि ये मेरे बेटे हैं, इनको मैं इनकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन्हें पढ़ाऊंगा, उस भाव से काम करने की आवश्यकता तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। वही निदान है। आपने जैसा बताया ये शायद सभी का, हम में से जितने लोग उस क्षेत्र में गए होंगे, मेरा भी लगातार जाना होता है, ये अनुभव तो आया ही है। जो स्वत्व का भाव है कि आपके हो जाएंगे तो फिर आपके ही हो जाएंगे, फिर वो हर चीज को त्याग कर भी आपके प्रति अपने। अरे ऐसा भी नहीं है कि वो आपके हो जाएं, मजबूरी में रहते हैं ना, उन्हें पता है, इसलिए उनके नहीं होते। हम जब हलमा करते हैं उसमें बहुत से ईसाई आते हैं जी, बहुत आते हैं, भाग लेते हैं, गांव के लिए काम करना है। एक माँ जब हिंदू संगम में गए थे, वो तो यहाँ बहुत धर्मवीर बन के गए होंगे, यहाँ के संघ के कार्यकर्ता ही गए थे। तो मेरे सामने की घटना है कि एक महिला वृद्ध थी 55-60 साल की, तो उनने सुन रखा था कि हनुमान जी का फोटो घर में लगाने आए, तो उन्होंने देखा कि तुम मेरे घर में नहीं गए। तो हम लोगों ने उस समय, हम लोगों का मतलब संघ की जो टीम थी, उसने देखा था कि ईसाइयों के घर नहीं जाना, जो इसे स्वेच्छा से लगाएगा उसी में जाना। आरोप ये था कि आरएसएस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, जबकि इससे उलट था, वो भी इमेज वर्सेस रियलिटी वाला मामला था उस समय। तो संघ के स्वयंसेवकों को ये सूचना थी कि जिस घर में भी ईसा मसीह का फोटो है या तो कोई असर, उसमें जोर जबरदस्ती बिल्कुल ही नहीं करना, स्वेच्छा से लगाएं तो ही। तो वो महिला ने कहा मेरे घर से लौट आए, तुम्हारे यहाँ तो वो ईसा मसीह का कैलेंडर लगा था, तो हम समझे गए आपके यहाँ नहीं देना। तो वो बड़ी तमतमाती हो गई, बोल नहीं, मैं मुझे तो ये बताया कि ये हमारे देवता यही है, और यदि तुम हनुमान जी तो है हमारे, और तुम इसके कारण है तो इसको फेंक दो। तो उसने कैलेंडर ला के फेंक दिया और मेरे यहाँ लगाओ। तो वहाँ पे बाइबल 1 कुंटल से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा की संख्या में बाइबल की हल्के कम वजन वाली बढ़िया कागज की और कैलेंडर बहुत मिले। तो जब उनके पास अपने लोग गए तो वो नहीं था कि वह पहुंच गए तो पहुंच गए, जैसे ही उनको लगा, जैसे बिजली चेक करते हैं ना कि इसमें, तो तुरंत वो स्पार्क होता है अपनत्व का, बहुत जगह उनमें। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं कि मजबूरी में वहाँ दृढ़ हो गए, वो मजबूरी में, ऐसा कर्ण जैसा मामला है।
कुछ लोगों का, सबका नहीं। एक इससे हटकर एक भ्रम और ये भी चलता है, जो भी इन बातों से बार बार निकल कर भी आया, कि शायद जो समाज है वो बड़ा ही संतोषी है, थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक है, शराब वराब की वृत्ति जो है वहाँ ज़्यादा चलती है और पूरी की पूरी जनसंख्या ही उसमें लिप्त है। इसमें वास्तविकता क्या है? ये भी इमेज और रियलिटी का गैप है। अभी ये हम शिवगंगा की ओर से विश्वविद्यालय के छात्रों को अनेक बार ये प्रयोग कर लिया कि शराब पीना और नशा करना दोनों में फ़र्क है। ये झाबुआ में जाके समझा जा सकता है। अपन जिस भक्ति भाव से चरणामृत लेते हैं, उस भक्ति से वो लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये चरणामृत नहीं है। मैं जब गया विवाह में, तो एक कार्यकर्ता था, बढ़िया था, संघ का जिला कार्यवाही था, तो उसके घर में विवाह था। उसने कहा महेश जी बैठो, पर आप तो दारू पीते नहीं उस ढंग से सोचते हो, पर आप ले लेना। तो मैं लेना, वो तो एक रणनीति हो गई। पर जो मैं देख रहा था कि वो ऐसे लेकर के पत्ते में माथे से लगा के और बिल्कुल थोड़ा सा आचमन जैसे करते हैं, वैसा बच्चे बूढ़े, फिर कोई बच्चे, जैसे हम चरणामृत को अवमानना नहीं कर सकते। तो मुझे तो पहली बार समझ में आया कि रत्न का अर्थ क्या होता है। समुद्र मंथन के रत्न का सम्मान करना, अमृत और वहाँ होता है। और सचमुच वो दारू की जो हमारी इमेज बनती है वहाँ वैसी नहीं है। एक आध दो व्यक्ति नशा करते हैं, बस ये है कि वो उसको कोई रोकता नहीं। वो वही हमारी इमेज बनी हुई कि वो सब दारू पीते हैं, ऐसा है नहीं। हमने इस बात को लेके कलेक्टर को, एक बहुत विवाद बढ़ गया था ना, तो हमने एक आरटीआई से वो निकाली, तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम दारू के ठेके ये झाबुआ था। तो उसकी वो आरटीआई से तो उनको आ गई 1 अरब 40 करोड़ की शराब के ठेके थे पूरे अलीराजपुर, यहाँ के 14 ठेके। उसमें फिर हमने बात करी, गुजरात में शराबबंदी है, वहीं से जाती है, तो ठेकेदार वहाँ लेते हैं, पहुँचाते वहाँ। तो पूरे उदयपुर से, छोटा उदयपुर है, जिला बन गया, वहाँ से लेके बांसवाड़ा तक एक 50 मीटर की दूर पर इधर गोडाउन बने और उधर बने। तो यहाँ इकट्ठे हो गए और शाम को वहाँ शिफ्ट हो गए। तो खरीदी यहाँ जाती, बेची वहाँ जाती, पूरे राज्य के प्रवेश द्वार है वो। तो इमेज दारू के बारे में ऐसी नहीं, कोई दारू नहीं पीते, कोई नशे नहीं करते। हमारी पद यात्रा के समय दिलीप सिंह भूरिया, स्वामी प्रणवानंद जी को बहुत लोग जानते होंगे, तो ऐसी बात करते थे कि हम तो दारू छुड़ाना चाहते हैं। तो एक घर में हम बैठे हुए थे, तो वो अब बिल्कुल ऐसे ऐसे घरों में जाने को मिला कि जो कभी हम स्वप्न में सोचा भी नहीं था। तो जैसे ही पहुँचे स्वामी जी, तो उसने फट से अपना सिर का उठा के बिछा दिया और क्या लाओ 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 लाओ, क्या लाओ, देखो वहाँ दूध तो है नहीं, चाय तो है नहीं, मूँगफली। तो उसने फट से लाया बोतल, बोले महाराज ये लो। स्वामी प्रणवानंद जी, मैं दिलीप सिंह भूरिया जी, बिलझरी गांव की ये घटना है, ये लोग मिलने आए थे। तो स्वामी, तो उसने कहा सीधी थी तो नहीं ली। तो उसने क्या किया, कह रहे इसका मतलब महाराज जानते हैं। तो फिर उसने उसकी धार जमीन में डाली, धरती में, अब लो। तो देखो इसमें नशा नहीं करते, उसका शरीर का अंग है और कोई भी नशेड़ी नहीं वहाँ। दारू पीते जरूर हैं लेकिन पीते ही नहीं रहते। और आप घर में जाएं कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरह से। और ये मैं कभी मांसाहार मुझे बचपन से नहीं किया तो करते नहीं, लेकिन हमारे साथी जानते हैं। तो उन्होंने कहा क्या खाओगे, जो तुम खाओगे वो हम खाएंगे। बनाना शुरू कर दिया। तो बल सिंह बघेल मेरे मित्र वनवासी कल्याण परिषद के थे, बोले भाई साहब आप खाते हो क्या। तो मैंने कहा नहीं खाने मतलब क्या। बोले नहीं आपके लिए मुर्गा बन रहा है। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं। बोले आप वो बोल रहे थे कि जो आप खाओगे वही खाएंगे। तो हमको पता लगा और उन्हें ये पता लगा कि संसार में एक आदमी ऐसे जो खाता नहीं है। उनको ये पता लगा कि कोई ऐसा है जो खाता नहीं है। और ये खाना के रोज चलता है क्या, मेहमानों के लिए क्या। तो इसलिए दारू पीना और जो हम दारू पीने की इमेज बनाते हैं और उस दारू में बहुत फर्क है।
इसलिए वो नशेड़ी नहीं है, मिल के काम करते हैं, पुरुषार्थी, हर तरह की बात समझते हैं। तो ये ऐसी अनेक घटनाएं हैं। एक जगह मैं गया तो मेहमान भाग गए दारू लेके कि ये महात्मा जी हैं, दारू के विरोध करेंगे। तो घर का मालिक क्या बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो महन जी हैं, इनके सामने आप पी सकते हो। तो हमने ये कार्यशैली में बदलाव किया। हम हमारा परिचय कराते हैं, दारू छुड़ाई मुर्गा, हमने कहा नहीं करा ये काम। हम तो धर्म का काम करते हैं, और हमारे धर्म में दारू बेचने वाला भगवान की भक्ति करता है, मांस बेचने वाला भगवान की भक्ति करता है। और हमारे यहाँ धर्म है समाज के अंदर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सत्य, वो सब उनमें है। वो कम पड़ गए, वो मजबूत होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में अपने पर अडिग रहना चाहिए। इस धर्म का हम प्रचार करते हैं, ये हम वहाँ से सीख गए। इंडस्ट्री के सर्कल में जब घूमना शुरू करेंगे तो एक ये भी इम्प्रेशन रहता है, एम्प्लॉयबिलिटी की बात हो रही थी कि काम पर आ सकते हैं। एक तो आपने बताई किस्मत वाला भाव है, पर एक ये भी सामान्य तौर पे इंदौर में या अन्य जगह इंडस्ट्री से बात करें तो एक इम्प्रेशन रहता है कि क्राइम रेट कोई बहुत ज़्यादा है और कुछ इस प्रकार की गतिविधियां होने लगेंगी, और एक इम्प्रेशन भी उसी प्रकार का बना हुआ है कि कोई बहुत क्राइम वाला क्षेत्र या समाज उस प्रकार का है। तो ऐसा इसकी वास्तविकता क्या है? ये तो यहाँ पे जो जिनके यहाँ वो नौकरी करते हैं, करो, उनकी चोरी जकारी नहीं करते। बड़े बड़े गोडाउन की चाबियां उनके पास हैं गुजरात में। सूरत के हीरे व्यापारियों के पूरी चाबियां उनके पास है, यंग लड़कों के पास। और किसी की कोई साख जैसे जमानत दिलवा देना, कोई नहीं, मतलब झाबुआ अलीराजपुर के भील है, भाई इतना पर्याप्त है। और कभी भी उनकी कोई चोरी नहीं हुई, कोई माल चोरी नहीं। जबकि उल्टा है, बड़े बड़े व्यापारी, हमें पता कर्नाटक में एक ट्रक सप्लाई कर रहा था तो पूरे ट्रक के टायर ही उसने अपनी कंपनी में बदलवा लिए और बोल दिया चोरी हो गया। जो चोरी करते कोई लोग हैं, नाम उनका लगा देते हैं। भीलों में चोरी करना, लूटपाट करना। एक लड़की मेघालय से आई थी MSW करते हुए, हमारे साथ। ये पूनम भी छत्तीसगढ़ की है, ये तो खैर जनजाति है, पर वो भी जनजाति थी। पर उसके पिताजी बोल रहे थे कि यह मध्य प्रदेश में तो बहुत असुरक्षा है लड़कियों की। 1 महीने रही वो। जब जाने लगी तो उसने कहा कि भारत में, मैं दिल्ली में रही, सबसे सेफ जगह झाबुआ है लड़कियों के लिए। क्यों? ताले नहीं लगते, रात के समय जाओ, जेवर पहन के जाओ, मजा ले, कोई किसी का हाथ लगा ले। और ये तो हम भी बोलते हैं कि आपको यदि ऐसा आरोप लगाना है तो आप अपने जिसको समझते हो लड़के को छोड़ दो, आप खुद चले जाओ। बहुत सीमित प्रकार के लोग हैं जो इस तरह की लूटपाट करते हैं, वो भी हमने बंद करवाए। वो भी कुछ जो चोरी चकारी सब जगह होती है, वो तो हर जगह होती है। ज़्यादातर इंदौर के कई मोहल्ले में होती है, भोपाल में होती है, गुंडागर्दी करते हैं। मैं ग्वालियर में था तब होती थी। वहाँ कुछ सीमित लोग हैं। हमको पता लगा कि यहाँ कुछ लूटते हैं, डराते हैं यात्रियों को। हम चले गए। हम एक बार घाटिया में जा रहे थे और ऐसे ही जो अतिथि अपने बुलाए तो हम उनको रात को ले जा रहे थे दिखाने के लिए। कार में बैठ के आए अपन लोग, तो एक ने हाथ रोक लिया, दो पैसे दो, तो वो डर गया, नया था वो। तो मैं सुनता रहा क्या। फिर जैसे ही मैंने गेट खोला, अरे बोले आप इसमें बैठे हो। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे एक कारण से ये पूरे झाबुआ बदनाम हो रहा है, ये तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? और उस दिन उसने कान पकड़ के कहा नहीं, अभी वो जिला परिषद का सदस्य बन गया, जनपद अध्यक्ष साहब, वो ऐसा करता था। मैंने कहा भैया तुम ये करते हो सड़क वालों को, और ये तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करते हैं। ये सड़क पे आने वाले माछलिया घाट बदनाम, पिटोल बदनाम। तो ये जब समाज के प्रति आत्मीयता कम होती है कि मेरे दुष्कर्म से मेरी जाति समाज अपमानित हो रहा है, जिसमें ये भाव कम होता है, वही तो करता है ये काम। वहाँ भी ऐसे लोग हैं कुछ, उनको हमने जा के रोका, और आज उसके कारण ये घटनाएं बहुत घट गई। वहाँ जो भी छोटे छोटे थे, अब तो बहुत पुलिस वालों को समस्या है यार, चोरी नहीं हो रही पुलिस को उल्टी समस्या है जी। ये बात है, इमेज वर्सेस रियलिटी। बहुत तो ऐसे चोरी चकारी नहीं करते, बहुत विश्वसनीय लोग हैं। और वो जो मैंने बात कही वो अवश्य है कि स्वत्व से समझौता नहीं करते, चाहे भूखे मर जाए।
एक मुझे और लगता है शहरों में जितने रहने वाले लोग हैं हमसर के, उनको खासकर वो चूंकि बहु विवाह प्रथा के बारे में सुनते रहते हैं, एक से अधिक विवाह पुरुष के हो गए इसके बारे में सुनते रहते हैं, तो एक ऐसा इंप्रेशन भी जाता है कि महिलाओं की स्थिति कोई बहुत खराब होगी वहां पे, या वो बड़ी प्रताड़ित होंगी। इसकी वास्तविकता क्या है? ये भ्रम तो है ही, पर एक बार अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये कोरोना के थोड़ा पहले या बीच में यहाँ से कुछ माताएं बहनें महिला सशक्तिकरण टीम वहाँ गई थी, तो वहाँ वो लड़कियों को ले करके बता रही थी। जब उनके संवाद हुए तो उसने कहा कि यहाँ महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो पुरुष सशक्तिकरण की ज़रूरत है क्योंकि महिलाएं पुरुषों पे कोई डरती नहीं है, पुरुषों की रक्षा करती हैं, इसलिए ये इसमें कोई दम नहीं। महिलाएं वहाँ 80% सक्षम है, बोलने घर का सारा संचालन करती है, अकेले जाती हैं, बसों में बैठ के जाती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं और सबसे बात करती हैं। और मेरी जो पहली घटना हुई, जब तो हम बिल्कुल फर्स्ट नंबर वनवासी कल्याण परिषद में जाने के बाद मुझे जो वहाँ प्रभावित हुआ, एक हाट में एक पुलिस वाला एक कोई दारू पिए हुए को या कोई झगड़ा के कारण पकड़ के ले जा रहा था। बहन उनके ऊपर थी, जो बहन मतलब गाड़ी, तो उसको घसीट के लगे, तो उसकी पत्नी वो भी 25 साल की थी, उसने कहा क्यों ले जा रहे हो? मैं, मेरा पति दारू पी रहा है, तुम क्यों ले जा रहे? तो वो ले गए, तो उसने पुलिस को पकड़ गिरा दिया। मैं सोचता रहा कि मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मतलब ब्राह्मण समाज में ऐसी होती तो हमारी महिला पुलिस से लड़ती क्या? नहीं लड़ती, उसने जाने नहीं दिया, फिर पुलिस उसको ही ले गई पकड़ के। वो मेरे लिए दर्द का बना, वो मुझे दर्द बना कि जब ये इतनी साहसी थी तो पुलिस को ये व्यवहार नहीं करना था, तो फिर ये अन्याय है। माने महिला सशक्त यदि है तो पुलिस उसे नीचा दिखाएगी, बल के ऊपर पर। तो दुर्बलीकरण चल रहा है ना सरकार के द्वारा, ये मेरे अंदर एक बड़ा चेंज लाई। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। तो महिला कोई वहाँ दुर्बल नहीं है, लेकिन हाँ भौतिक सुविधाएं कम है, वितरण गलत है, उसके कारण परेशानियां हैं। और वो पूरा 800 करोड़ रुपया उन, ये बात है 2003 की, 800 करोड़ रुपया कमा के लाते हैं गुजरात से, राजस्थान से, यहाँ से, लेकिन वो उनके पास नहीं रहता। वो हम सब लोगों को सोचने की बात है कि इतनी कमाई करके लाना प्लस सरकार का पैसा लगना, ये जाता कहाँ है? एक नागरिक आपूर्ति वाली दुकानों पे एक छापा पड़ा था, 10 करोड़ नकदी, 75 कुंटल चांदी, मामूली जो ठेकेदार व्यापारी है उनके घर मिलते वहाँ। तो ये सामाजिक विषमता वितरण है, ये वहाँ के दुख का कारण है। बताते दूसरा है कि तुम दहेज दावा के कारण हो, दारू के कारण हो, अस्पताल की वहाँ समस्या है, ये कारण है जो उनको, माने जिस वृक्ष को ऊपर क्यों नहीं बढ़ने दे रहे कि दीमक ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, बकरियां ज़्यादा है। ये हम सबको सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचने की बात है।